हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। थ्री इक्वल masses of 1 kg each are placed at the vertices of an equilateral triangle PQR and mass of 2 kg is placed at the centroid O of the triangle, which is at a distance of square root of 2 meter from each of the vertices of the triangle. The force in Newton acting on the mass of 2 kg is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be gravitational force between two given masses kept at a distance of the r. तो हमारे पास यहाँ पे सपोज दो मासेज है m1 और m2 जिनको हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है इट इज g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द गिवन डिस्टेंस बिटवीन द गिवन मासेज। g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 मासेज होते हैं और r यहाँ पे डिस्टेंस होती है बिटवीन द मासेज। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसके हर एक वर्टिसेस पे हमने यहाँ पे 1 kg के मास को प्लेस कर रखा है। तो ये हमारे पास 3 मासेस आगे और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो ट्रायंगल की वैल्यू दे रखी है, या हम कह सकते हैं जो वर्टिसेस के नेम है वो PQR है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो सेंट्रॉइड का पॉइंट है जिसको हम O से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हम इस सेंट्रॉइड के पॉइंट पे कोई मास को प्लेस करते हैं जिसकी वैल्यू 2 kg के बराबर है तो इस पे टोटल नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। वी नो दैट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये अट्रैक्शन होता है इन नेचर। तो दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो गिवन फोर्सेज है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं और इनका वैल्यू कितना है। तो O पे लगने वाला जो सबसे पहला फोर्स होगा वो P लगाएगा, देन Q एंड देन R। तो अगर हम यहाँ पे O पे लगने वाला जो फोर्स है ड्यू टू P उसको हम FOP से इंडिकेट करें, दैट विल बी गिवन है G इंटू मास। एक तो आ गया हमारे पास 2 kg के बराबर, दूसरा आएगा 1 kg के बराबर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। O से लेके P तक जो सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर दे रखी है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। दिस विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ g डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम सिंपल g से इंडिकेट कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसकी जो डायरेक्शन होगी अगर हम इसको इंडिकेट करें दिस विल बी अलोंग OP, यानी अगर मैं इसको यहाँ पे डायग्राम में शो करूं तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इंडिकेटेड होगी। इसी तरीके से हमारे पास जो FOQ की वैल्यू होगी ये भी सेम हमें देखने को मिलेगी क्योंकि मासेस सेम है और साथ में यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड की फ्रॉम द गिवन वर्टिसेस वो भी सेम है। तो ये भी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ g डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं FOQ इक्वल्स g। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास OQ के डायरेक्शन में एलोंगेटेड होगी, यानी अगर मैं इसको शो करूँ दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास दिस विल बिकम क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो थर्ड फोर्स आएगा दैट विल बी FOR। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें डायरेक्शन की दिस विल बी अलोंग OR। नाउ यहाँ पे अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं ये आ गया FOP, दिस इज FOQ एंड दिस इज FOR। नाउ वी नो दैट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से हमारे पास अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाऊं सेंट्रॉइड से जो हमारे पास यहाँ पे गिवन वर्टिसेस होता है उसका जो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस होती है, अगर हम इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करें तो ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री बनेगा। दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा दिस विल बिकम 120 डिग्री। नाउ यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है तीनों फोर्सेस की, तो जो FOQ और FOR है हम इनको यहाँ पे इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जिसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट यहाँ पे ये जो टोटल एंगल ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री बनेगा और ये भी 120 डिग्री बनेगा। नाउ वी नो दैट अगर ये पूरा 120 डिग्री है उस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन गया क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये 30 डिग्री आएगा। सिमिलरली ये वाला जो एंगल आएगा ये भी 30 डिग्री आएगा। तो जो FOQ और FOR है इसको हम इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा हमारे पास FOQ cos 30 डिग्री और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये आएगा FOQ sin 30 डिग्री। इसी तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास FOR cos 30 डिग्री और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा FOR sin 30 डिग्री। क्योंकि हमें पता है इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो FOR
cos 30 डिग्री और FOQ cos 30 डिग्री, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो सम आएगा या रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन जो वर्टिकल हमारे पास कंपोनेंट है अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो एक तो FOP बन रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है, ये आ जाएगा हमारे पास G के बराबर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में FOQ sin 30 और FOR sin 30 की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, दिस विल बिकम -G sin 30 डिग्री -G sin 30 डिग्री, एंड वी नो दैट sin 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1/2 होती है, सो इट विल बिकम -G/2 दिस विल बिकम G, ये हो जाएगा 0 के बराबर। यानी अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू बात करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 0 न्यूटन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर force in Newton acting on mass of 2 kg is 0. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.